बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस फिशुजा अंसारी, को फाउंडर्स चाइल्ड सेंटर टेलीथेरेपी सर्विसेज। और आप कह रहे हैं कि अचानक से दोबारा आना शुरू हो गई है, तो क्या ख़ास बात है? आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है इंटरनेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे। क्या होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? उसके लिए आज मैंने बहुत ही ख़ास गेस्ट को बुलाया है, साइमा कंवल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। साइमा इज़ सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल और बहुत अच्छा काम करती हैं। शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। बट हम साइमा से पूछते हैं कि हु इज़ साइमा, हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। सो साइमा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। ओके। जी, मेरा नाम साइमा कंवल है और मैं एज़ अ सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। शिफा इंटरनेशनल को मैंने 2004 में जॉइन किया और आई वाज़ द फर्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हियर। यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का शिफा में स्टार्ट लिया, आई एम वन ऑफ देम। आई एम द पायनियर ऑफ दिस प्रोफेशन इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके अलावा मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कराची जेपीएमसी से की और कुछ अर्सा यूएस में भी जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी कुछ टाइम गुजारा। इसके अलावा फिर शिफा में ही काम किया है और बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर हम अपनी डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट इन शिफा और उसके बाद से मैं शिफा में ही काम कर रही हूँ। और आज यहाँ पर जो हम आए हैं, वो मकसद यही था कि हम वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे को टैग करें कि इस दिन जो है वो हम इसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। 27 अक्टूबर जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है ये दिन। और इसका मकसद यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस दें अबाउट दिस प्रोफेशन कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो आपकी लाइफ में कितना चेंज लेकर आ सकता है। नॉर्मली यही होता है कि पेशेंट्स जो हैं अगर कोई बीमारी हो गई तो वो समझते हैं कि बस अब कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारे साथ अटेंडेंट हो तो हम कोई काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो आपको इन सब चीज़ों में ट्रेन कर देते हैं कि हाउ टू लिव इंडिपेंडेंटली इन योर लाइफ। वाओ, सो अमेजिंग। मतलब मैं ये कहूँ कि रिहैबिलिटेशन, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, दे मतलब एकदम से एक नया सफर का आगाज, लोगों को एक नई उम्मीद दिलाने की ये एक चीज है। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आपके आपके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि यू आर इन लव विद योर या सब्जेक्ट एंड थिंग। सो क्या है एग्जैक्टली। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड क्यों जरूरी है? मिसबा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैं बहुत डेफिनेशंस में नहीं चाहूँगी, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देखिए वर्ड जो ऑक्यूपेशन है दैट शो सम टास्क, सम स्किल, सम एक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या होता है कि वो एक्टिविटीज जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा टारगेट क्या होता है कि जो भी पेशेंट है चाहे वो एडल्ट है या पीड्स में से है, बच्चा है, अगर उसके जो ऑक्यूपेशन है, अगर एक बच्चा है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, चलना, बैठना, खाना, फिरना, खेलना, ये सब चीजें उसका ऑक्यूपेशन है। एडल्ट्स में क्या है कि उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज, लाइक हम ये मैं आपको इन शॉर्ट ये कहूंगी कि आपकी जो भी फंक्शनल एक्टिविटी है दैट इज योर ऑक्यूपेशन, वो इन्फेंट्स में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है। इफ देयर इज प्रॉब्लम इन योर ऑक्यूपेशन, इन योर फंक्शनल एक्टिविटी, इट्स मीन यू नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बेसिकली हम लोगों का क्या टारगेट होता है कि हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू पेशेंट की फिजिकल, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें इंडिपेंडेंट करने के लिए जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि आप एडेप्टेशंस करें, हम एडेप्टेशंस भी करते हैं, उनके इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट ये होता है टू मेक इंडिपेंडेंट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ देयर डेली लिविंग, जिसमें उसका प्रोफेशन भी है और उसके सारे डेली टास्क आ जाते हैं। अच्छा, ये तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिजिकल थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ?
फिजिकल थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो पेशेंट्स के जो मसल स्ट्रेंथ है या उसके मूवमेंट्स हैं, उन पर काम कर रहे होते हैं हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट। उनकी पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन पर काम कर रहे हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर भी पेशेंट्स ये होता है कि अपने लिम्स को यूज नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, कि हम भी वही उन्हीं लिम्स पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी अपर लिम्ब पे फॉर एग्जांपल काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी अप्रोच डिफरेंट होगी। मैं एक्टिविटीज प्लान कर लूंगी कि अच्छा बाजू ऊपर उठाना है तो किस तरह उठाना है, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ऊपर रख दूंगी, अच्छा यहाँ से आप उठाकर मुझे दे दें, कि पेशेंट को अंदाजा भी ना हो कि वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ही थिंक दैट ही इज डूइंग सम एक्टिविटी, लेकिन हमें उसका गोल अचीव हो जाए। ठीक है, तो एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। जैसे पुली एक्सरसाइज है कि आर्म की मूवमेंट करनी है तो ये कर लिया, ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस में हम भी काम करते हैं, लेकिन जब हैंड ग्रिप की हम बात करते हैं तो हम प्ले डो एक्टिविटी के बच्चे को दे दिया आप इससे खेलो, उसमें हमें वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन मिल जाती है। तो इस तरह से यानी एक्टिविटीज के थ्रू हम करते हैं, लेकिन बेसिकली टारगेट हम सबका यही होता है कि हमने पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट करना है। जी, और मुझे बहुत लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट फाइन छोटे छोटे स्किल्स जो होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, उसके बारे में, एंड हाउ ये आप अपनी बॉडी एंड मसल्स को यूज करके फंक्शनल हो सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एग्जैक्टली, दैट। अच्छा, क्या बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जस्ट बच्चों की है या इट्स अ वास्ट फील्ड? नो नो, इट्स अ वास्ट फील्ड। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है, इट्स अ वन ब्रांच जिसमें हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 to 10 एरियाज हैं जिनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको सिंपल जैसे एग्जांपल देती हूँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे स्ट्रोक है, या फिर पेशेंट्स जो हैं उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, जीबीएस हो जाता है, इस टाइप के न्यूरोलॉजिकल, जैसे सीपी हो गया, इस तरह के डिफरेंट केसेस जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है और जो बॉडी में वीकनेस पैदा कर रहा है, उस टाइप के पेशेंट्स हम देख रहे होते हैं। फिर जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको फॉल प्रिकॉशन पे हम काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ को कैसे हम इजी बना सकते हैं। लो विजन के पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। फिर जिन पेशेंट में डिमेंशिया है या कॉग्निटिव डिसफंक्शन आ रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आ रही हैं, हम उन पेशेंट्स को देखते हैं। इसके अलावा कोई फ्रैक्चर हो गया है, जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुई है या कोई आर्म का फ्रैक्चर हो गया है, मतलब एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में, क्योंकि पेशेंट्स को आपको पता है आफ्टर जो फ्रैक्चर क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में प्रॉब्लम आती हैं। तो हम लोग उसमें थोड़ी सी उनकी लाइफ में मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, कोई असिस्टिव डिवाइसेस रिकमेंड कर देते हैं जिससे उनके लिए सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। फिर ड्राइविंग असेसमेंट आ जाती हैं कि वो पेशेंट जो प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल ड्राइवर अक्सर हमारे पास आ रहे होते हैं और उसमें हम उनकी फिर फंक्शनल असेसमेंट करते हैं, ड्राइविंग असेसमेंट करते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वो ड्राइविंग के लिए सूटे, अब राइट नाउ ही इज एबल कि वो ड्राइव कर सकता है या नहीं कर सकता। इस टाइप के केसेस भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इट्स अ वास्ट फील्ड, और जहाँ पे भी जिस भी बंदे को कोई फंक्शनल प्रॉब्लम आए तो उसमें हमारी सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल होती है। अच्छा, ये तो इतनी वास्ट फील्ड है। चलिए थोड़ी बच्चों की बात करते हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी है। सो किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को और किन किन तरह के डिसऑर्डर्स में, पीरियाडिक डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है? देखिए, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें डिलेड माइलस्टोन है, इसके अलावा पोलियो है, बच्चों में जीबीएस हो जाता है, अर्श पैल्सी जो बर्थ के वक्त वन आर्म में वीकनेस आ जाती है, फ्रैक्चर केसेस हो गए। इसके अलावा जैसे ऑटिज्म है, अटेंशन स्पैन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, और इसके अलावा जैसे एटेक्सिया, बैलेंस का प्रॉब्लम बच्चों में आ रहा होता है। ठीक है, और वो क्या होता है एटेक्सिया में कि वो बच्चे के कोऑर्डिनेशन का अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है, राइटिंग डिफिकल्टी आ रही है, वॉक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, बैलेंस पे भी काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पे भी। इसके अलावा स्लो लर्नर्स जो बच्चे होते हैं,
डिसलेक्सिया के बच्चे हैं उन पर काम होता है, क्योंकि उनके साथ हम कॉग्निटिव थेरेपी दे रहे होते हैं। राइटिंग डिफिकल्टीज के साथ बच्चे आते हैं। इसके अलावा जिनको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में इश्यूज आ रहे हैं वो हैं फाइन मोटर स्किल्स के साथ, ग्रॉस मोटर स्किल्स, सेंसरी इश्यूज के साथ हैं। तो लाइक जो एज अ होल बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं ना, इस टाइप के केसेस हम सब के सब डील करते हैं यहाँ पर। That's so great कि it's such a vast field. अच्छा, या तो क्या आप सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स जैसे मैंने पहले भी कहा में ही काम करते हैं, या इट्स लाइक समथिंग के हर चीज में, मतलब सिर्फ या हैंड राइटिंग ही सिखा रहे होते हैं, या इन एंड आउट क्रॉस वाली बात जो एक्टिविटी अक्सर हम भी बिल्कुल। करा रहे होते हैं उसी में ठीक है हाँ कि और भी बहुत कुछ है? मिसबा देखिए, इसमें जो है ना एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है, और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है ना वो सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, हैंड से रिलेटेड ही उनका काम होता है। मैं ये चीज़ आपके रेफरेंस से क्लियर करना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स तक नहीं है। जब हम बात करते हैं ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पे भी काम कर रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स ऑब्वियसली देखें। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में क्या है कि बच्चे ने चलना भी है, फिरना भी है, उसने अपने घर को एक्सप्लोर भी करना है, तो वो सब चीजें उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ गई। ग्रॉस मोटर स्किल्स के चलना है, जंपिंग है, रनिंग है, ये सब चीजें। उसने बैग को कैसे कैरी करना है, स्कूल जाना है कैसे उठाना है, किचन में अपना लंच बॉक्स कैसे लेकर आना है, तो ये इसके डेली के रूटीन है। तो हमें उन बच्चों को फिट करना है कि वो डेली रूटीन में कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि इसमें फाइन मोटर स्किल्स हैं। इसमें हम ग्रॉस, फाइन, ईच एंड एवरीथिंग एज अ होल एक पर्सन को लेते हैं, जिसमें उसकी फिजिकल एंड मेंटल बोथ एबिलिटीज को जो है ना हम इम्प्रूव करते हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाती है, शर्ट के बटन बंद करने से लेके शू लेसेस के, ये नहीं, ब्रश करने का तरीका, सैंडविच बनाने का तरीका, सब कुछ मतलब इट्स अ वास्ट फील्ड। जस्ट ये वास्ट नहीं है कि हमने पकड़ के नीडल इन करनी है, नीडल आउट, नो, इट्स नीडल आउट करनी है, एग्जैक्टली, जी। बिल्कुल, इट्स अ वास्ट फील्ड। अच्छा, आपको पता है कि बीइंग स्पीच थेरेपिस्ट हम लोग उन नॉन वर्बल बच्चों के साथ काम करते हैं या उन्हें वर्बल तरीके से कराने करते हैं, और आप लोग भी क्योंकि रिहैब से ताल्लुक है, सो बिल्कुल, ऑटिज्म के साथ इट्स मतलब आजकल अगर देखा जाए सो काफी कॉमन होता जा रहा है, तो हाउ काफी कॉमन हो गया। ऑटिज्म के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैसे काम करता है? एक्चुअली ऑटिज्म में आप देखें कि बेसिकली ऑटिज्म जो है इट्स अ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है कि इसमें बच्चे की जो सेंसेस हैं उसमें डिसफंक्शन आ जाता है, या तो वो कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हम लोगों का काम ये होता है कि हम उन्हें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो सेंसेस में डिसफंक्शन आ रहा है, जो डिसऑर्डर आ रहा है, उसको हम नॉर्मल की साइड पर लेकर आ सकें। ठीक है, आपने सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात की, और क्योंकि एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हम भी इन पे काम करते हैं, मुझे पहले ये बताएं व्हाट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और क्या ये सिर्फ ऑटिज्म के साथ है या इट इज एन इंडिविजुअल डिसऑर्डर? देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की मैंने आपसे बात की, इसमें ये होता है कि जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें सेंस ऑफ टच है, स्मेल है, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिब्युलर सेंसेस, इनमें प्रॉब्लम आया, ठीक है, डिसफंक्शन हो गया। आपको पता होगा कि इसमें 2 तरह से प्रॉब्लम आते हैं, या तो बच्चे इन सेंसेस में हाइपो सेंसिटिव होते हैं या फिर हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इनके साथ डील करते हैं, हम इन सेंसेस को, जो हाइपो सेंसिटिव बच्चे हैं उनकी सेंसेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, और जो हाइपर सेंसिटिव हैं उनको डिसेंसिटाइज करके उनकी सेंसेस को नॉर्मल पर लेकर आते हैं, ठीक है। और ये जो सेंसरी इश्यूज हैं, ये जैसे आपने कहा कि सिर्फ ऑटिज्म की हद तक है, नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के साथ भी बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं। समटाइम एडीएचडी के जो बच्चे हैं, अटेंशन स्पैन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स,
इन बच्चों में भी सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो ये होता है कि हम दोनों चीज़ों को, सेंसरी एंड मोटर, बोथ प्रॉब्लम्स को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने सेरेब्रल पॉलिसी की बात की, सो आप लोग अगर कोई छोटी सी एक्टिविटी बता दें कि हाउ यू डील विद सेरेब्रल पॉलिसी एंड उनको, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वी कैन नॉट गिव देम मसाजेस एंड समथिंग क्योंकि उनके मसल्स एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। सो थोड़ी सी एग्जैक्टली exactly. एक्टिविटी में आप एक्सप्लेन करें कि हाउ यू टेक ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद द सेरेब्रल पॉलिसी किड। ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अगर हम सेरेब्रल पॉलिसी के जो बच्चे देख रहे होते हैं, देखें वो एक तो टाइप पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, आप किस टाइप का बच्चा देख रहे हैं, स्पैस्टिक है, फ्लैसिड है, एथिटॉइड है या एटेक्सिक है। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज़, जैसे सिंपल हम अगर स्पैस्टिक है तो हम बोबाथ टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनकी स्पैस्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए। जिम बॉल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें प्रोन में, स्पाइन में हम बच्चों को ले रहे होते हैं। इसके अलावा जो है उनके आई कांटेक्ट फोकस के लिए हम जो है मिरर एक्टिविटीज अक्सर कराते हैं कि मिरर पर राइटिंग कराते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छा हो जाता है, उसकी अटेंशन स्पैन अच्छी हो जाती है। सिटिंग में जो एक्टिविटीज हैं जैसे या प्रोन लाइन में हम अक्सर बेंच पर लटाकर और उसके बाद एक्टिविटीज सामने रख देते हैं, ताकि प्रोन लाइन में जब बच्चा अपना हेड रेज करता है तो उसका जो फ्लेक्शन पोस्चर है उसको हम ब्रेक करके एक्सटेंशन की साइड पर लेकर आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जब हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन में अगर डिले आ रहे हैं, जब उनको डील करते हैं, तो ड्यूरिंग बॉल थेरेपी भी हम प्रोन में कोई एक्टिविटी रख देंगे सामने, ठीक है, बॉल के सामने ही रख दी और बच्चा उस एक्टिविटी को करते रहे। एक हाथ पे वेट बियरिंग हो रही है, दूसरे हाथ से वो काम कर रहे हैं। हमें हैंड की स्ट्रेंथ भी अचीव हो जाती है और दूसरा ये कि बच्चे का पोस्चर भी बेहतर हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम सिटिंग में कॉर्नर सिटिंग करा ली और उसके सामने हमने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करा दी, तो एट अ टाइम हम पोस्चर के साथ साथ उसकी एक्टिविटीज पे भी काम कर रहे होते हैं और हमें दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं। मतलब दैट्स सो ग्रेट कि एक ही आपने किया वक्त में और यू आर टारगेटिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स और एक ही चीज से आप एग्जैक्टली, मल्टीपल गोल्स अचीव कर रहे हैं। मल्टीपल गोल्स, दिस इज आई थिंक ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सबसे अच्छी बात है कि हम मल्टीपल गोल्स जो है ना वो एक एक्टिविटी से अचीव कर लेते हैं। एंड द थिंग इज कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चे लव ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दे जस्ट वांट टू या बी इन दैट रूम। आप अगर रिहैब में आए शिफा में तो आप देखेंगे कि बच्चे बड़े हंसी खुशी भागते हुए ओटी रूम की तरफ आ रहे होते हैं कि बिकॉज दे फील गुड उनके इंटरेस्ट की सब चीजें होती हैं। सो दैट्स अ, जब बच्चा खुश होता है तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि अगर बच्चा खफा एग्जैक्टली है, exactly. इट्स नॉट एंजॉयिंग तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक बिल्कुल मोटिवेशन चाहिए होती है फॉर एग्जैक्टली exactly. गर्ल्स। सो हम सेंस थोड़ा सा हम लाइन से हट गए थे, तो अब हाँ सेंसरी हाँ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आपने बताया, उसमें जी जी आपने बिल्कुल हाइपो एंड हाइपर बताया। सो थोड़ा सा हमारे एग्जैक्टली exactly. ऑडियंस के लिए, बिकॉज हमारे थोड़े से इन वर्ड्स को नहीं समझते, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ओके व्हाट इज हाइपर, व्हाट इज हाइपो। ओके देखिए मिसबा, जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, मैं आपको उनको कुछ फीचर्स बताती हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, पेरेंट्स उस चीज को ज्यादा अच्छा जज कर सकेंगे कि उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो वो किस साइड पर हैं। जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, उनके टेक्टाइल सेंस में क्या होगा कि वो टच करने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आप उसे टच भी करेंगे ना वो अवॉइड करेंगे, हर एक्टिविटी में उन्हें अवॉइडेंस होती है। ठीक है, मुंह में चीजें नहीं डालेंगे, वो बहुत रेजिस्ट करते हैं मुंह में चीजें डालने पे। लाउड साउंड्स पर क्या होगा कि कानों पर हाथ आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी स्मेल आ रही है तो वो उसको अवॉइड करेंगे या उन्हें वॉमिट हो जाता है, वो जो फ्रेगनेंस है वो उनके लिए अच्छा नहीं, मतलब दे डोंट फील गुड। अच्छा, स्विंग्स वगैरह पर बैठना उनके लिए बड़ा ही एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं बैठते, राइड्स वगैरह नहीं लेते। इसके अलावा जो अक्सर मेरे पास ज्यादा पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा हेयर कट नहीं करवा रहा है, हेयर कट जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चा जो है टीथ ब्रशिंग नहीं करवा रहे हैं, या फिर ये है कि नेल ट्रिमिंग तो बहुत ही बड़ा मसला है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और ये वो बच्चे होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हाइपो सेंसिटिव। अब इन पेरेंट्स के, इन बच्चों के जो फीचर्स होते हैं, क्या हर चीज मुंह में जा रही है,
हाथ में कोई टॉय होगा जिससे वो खेल रहे होते हैं, वो हाथ से छोड़ते नहीं हैं, या फिर वो हर चीज़ को टच करेंगे। जो भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा टच करना, सीक करना, चीज़ों के ऊपर चढ़ना, चीज़ों को थ्रो करना, आवाज़ें प्रोड्यूस करना, हर वक़्त कोई इर्रेलेवेंट साउंड प्रोड्यूस करना। अच्छा, अपने अपने बालों को स्मेल करना, अपनी मदर के बालों को स्मेल करना, या पेन भी पकड़ा है तो उसे वो स्मेल करेंगे। लाइक जो भी टॉय उन्होंने खेलना है पहले स्मेल करना है और उसके बाद, ठीक है? और ये ज़्यादातर ये होता है कि हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, हर वक़्त फिरते रहते हैं। इसके अलावा फिंगर मूवमेंट्स, हैंड स्टिमिंग, अच्छा हेड बैंगिंग होती है इन बच्चों में। तो ये इस टाइप के बहुत ही कॉमन से जो प्रॉब्लम्स है ना, जो हमें देखने में नजर आ रहे होते हैं, वो हाइपोसेंसिटिविटी को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरती से वो किया है, आपको पता है सवालों के समंदर मेरे अंदर आ गए। सो एग्जाम्पल अगर मैं दूं ताकि पेरेंट्स को समझ आए, एक बच्चा है बिल्कुल। वो हर वक्त पंखे को देख के ही जस्ट दैट, फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी फॉर पेरेंट्स? देखिए, ये हम दो तरह का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है? इसमें अगर एक बच्चा फैन की मूवमेंट को देख रहा है और साथ अपने हैंड्स को ये कर रहा है या फिर हैंड फ्लैप कर रहा है, ये उसकी एक एक्साइटमेंट है, ठीक है? एक्साइटमेंट है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहा है। एंड नॉर्मली ये वो बच्चे करते हैं जिनमें विजुअल हाइपोसेंसिटिविटी होती है, ठीक है? वो मूवमेंट को देखना पसंद कर रहे होते हैं। ठीक ठीक है। है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं जो इन पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, सेंसरी बॉटल्स भी रिकमेंड करती हूँ, जिसमें डिफरेंट मूव कर रहे होते हैं ना, उसमें हम डिफरेंट, जैसे ग्लिटर हो गया, स्टार्स हो गए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अगर इन बच्चों को हम हाथ में वो देते हैं और ये उसको फॉलो करें, उसे देखें, तो उनकी सेंसरी नीड पूरी हो जाती है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखना छोड़ देते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा लेज़र लाइट या फिर कामिंग लाइट्स जो होती हैं, वो भी काफ़ी हेल्प आउट करती हैं ऐसे केसेस में। Yeah, that's such a beautiful and इतना मजा आ रहा है कि I really want to be in that room with the calming lights. So अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अच्छी बताई। अच्छा, एक होता है ओरल सेंसिटिविटी, जैसे मैं एग्जांपल दूं एग्ज़ैक्टली। कि आई हैड अ पेशेंट जो कि सिर्फ योगर्ट कंसिस्टेंसी खाता था और कुछ नहीं। ओरल हुँ, ओरल हुँ, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, ठीक है। उसको आप कैसे लेके चले? देखिए मिसबा, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना ओरल सेंसरी प्रोसेसिंग की, जब हमने बात की कि उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, अवॉइडेंस बिहेवियर शो करते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा, जैसे आपने योगर्ट की बात की है और सिर्फ योगर्ट टाइप की कंसिस्टेंसी के फूड ले रहे हैं, हार्ड चीजें वो नहीं ले रहे हैं, जिनका सॉलिड फूड है उसको वो नहीं ले रहे हैं, इट कुड बी पॉसिबल। देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सेंसरी भी और मोटर भी, ठीक है? हमें दोनों देखना होता है कि अगर कहीं ये तो नहीं कि बच्चे के ओरल मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हार्ड चीजों को या सॉलिड चीजों को नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है? और सेकंड चीज जो हम देखेंगे वही कि उनकी ओरल हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, ठीक है? जो ओरल हाइपर सेंसिटिविटी के बच्चे होते हैं, मोस्टली दे आर पिकी ईटर। उनकी जो फूड होती है उसमें सिर्फ फ्यू, लाइक गिनती के 4-5 फूड्स होती हैं जो कि वो खा रहे होते हैं। अक्सर मेरे पास आते हैं 8-9 साल का बच्चा है जो कि सिर्फ सेरेलैक खा रहा है, वो योगर्ट खा रहा है, लेकिन ये है कि जो प्रॉपर खाना होता है ना वो नहीं खा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है कि हम फिर इन्हें डिसेंसिटाइज करते हैं, ठीक है? जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, डिसेंसिटाइज करते हैं और साथ साथ उनकी जो है, जब उनकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी च्यूइंग पे काम करते हैं। जैसे हम डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज करते हैं, जैसे च्यू ट्यूब हो गया, ठीक है। वो भी बच्चे की मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम रिकमेंड करते हैं कि वो कितना प्रेशर दे सकता है, तो उसके थ्रू हम करते हैं। क्योंकि देखें जो बच्चे नहीं च्यू करे तो हम, और उसकी सेंसेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए, जैसे जी वाइब है, च्यू ट्यूब है, फिर डिफरेंट ओरल मसाजेस हैं या फेशियल मसाजेस हैं, जिनके थ्रू हम उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो फूड को आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करना शुरू कर दे, ठीक ब्यूटीफुल। है? और वो बच्चे जो बिल्कुल हर चीज़ मुँह में डाल रहे हैं, उसमें भी फिर ये होता है कि हम उनके सेंसेशन को इम्प्रूव करते हैं, कि वो हर चीज़ मुँह में डालना छोड़ दें,
ठीक है। उसमें हम डिफरेंट टेम्परेचर भी हॉट एंड कोल्ड का भी यूज़ करते हैं, फेशियल मसाजेस भी यूज़ करते हैं, वही ट्यूब भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वे डिफरेंट हो जाता है, टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है दोनों केसेस में। अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब ये है कि कुछ टिपिकल बच्चे होते हैं, उनकी भी कुछ चॉइसेस होती हैं। एक एज आती है कि बच्चा अपनी गाड़ी पकड़ के भी सो रहा होता है। सो हाउ अब पेरेंट, मुझे ये है कि इस तरह के पेरेंट अपने टिपिकल बच्चों को भी समझे कि नहीं नहीं इन्हें समझे, सेंसरी तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द बोथ? देखिए मिसबा, जो एक बच्चों का ना बिहेवियर होता है, फॉर एग्जांपल के बॉयज जो हैं अक्सर गन्स को लाइक कर रहे हैं या कार्स को, गाड़ियों को लाइक कर रहे हैं, वो सिर्फ एक टॉय के साथ उनकी वो होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो बच्चे जिनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं ना, वो फिर हर चीज के साथ, हर चीज जैसे वो होल्ड कर सकें, उसे स्क्वीज कर सकें, वो अपनी मदर के पास भी आएंगे तो टाइटली हग करेंगे, हाँ। ठीक है। तो वो लाइक कॉर्नर्स पे बैठने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पे उनकी बॉडी पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आए। तो कुछ चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को जो है ना वो असेस कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे और एक सेंसरी इश्यूज के साथ बच्चे में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरह से। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। हम कैसे, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो हमें पता चल जाएंगे कि देयर इज समथिंग मिसिंग, और हमें जल्दी से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उनके पास किस, जैसे स्पीच थेरेपी हम कहते हैं कि एक हेयरिंग के बच्चे के साथ जैसे ही वो बॉर्न हुआ है उसको हेयरिंग एड लगाया स्टार्ट कर दें। सो व्हाट इज द लाइन जिसमें आप स्टार्ट करते हैं? देखिए इसमें जो रेड फ्लैग्स, अगर हम ओवरऑल बात करें, जी। लाइक डिलेड माइलस्टोन के साथ या फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ अगर हम बात करें, देखो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के माइलस्टोन्स में, लाइक उसकी नेक कंट्रोल में या उसकी सिटिंग जो है उसमें डिले आ रहा है, तो जैसे अगर आपको 3 महीने के बाद अंदाजा हो रहा है कि बच्चा जो है अभी अभी तक अपना माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है, तो आपको फौरन से आपको कंसल्ट करना चाहिए। फिर आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर बच्चा शुरू में आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, आपको फॉलो नहीं कर रहा है, अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत 5-6 माह का बच्चा अपने मुंह में चीजें लेकर जा रहा होता है, खा रहा होता है, ठीक है। अगर ये चीजें बच्चे में मिसिंग है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि समथिंग इज, मतलब कुछ है प्रॉब्लम, बच्चा टाइम पे बैठ नहीं रहा है। फिर जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं ना, अक्सर पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि जी बचपन में हमने इस चीज़ का नोटिस ही नहीं किया कि ये तो हमें फॉलो ही नहीं कर रहा, हमारी बात पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा है। तो ये या फिर ये है कि बहुत ज्यादा, या तो अक्सर मेरे पास बच्चे आए हैं कि वो तकरीबन 1 ईयर के होते हैं और वो मुंह में इतना हाथ डाल रहे होते हैं कि उनके फिंगर्स जो है ना लिटरली उन पे जख्म बने होते हैं, कि उन्होंने काट काट के उसको खराब किया होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो अनयूजुअल से बिहेवियर जब आपको फील हो, तो आई थिंक वो हमारे लिए रेड फ्लैग्स हैं कि हमें फौरन से कंसल्ट करना है किसी प्रोफेशनल। जी। अच्छा, एक बड़ा ऑड सा सवाल है लेकिन मेरे ज़हन में आया है, क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। सो हाउ मच यस, इसकी वजह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि स्पीच तो इज़ नेग्लेक्टेड एंड एग्जैक्टली। खराब हो चुकी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फाइन मोटर स्किल्स ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए मिसबा, मेरे पास अगर दिन में 10 बच्चे आते हैं ना असेसमेंट के लिए, तो मैं उनमें से 7 से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वन ऑफ द रीजन ऑटिज्म में प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम होता है। तो इतने पेशेंट्स देखने के बाद मैं तो अब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने घर में से मोबाइल और ये आईपैड प्लीज निकाल दें, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम अपनी सहूलत के लिए बच्चों को आईपैड पकड़ा देते हैं या मोबाइल फोन दे देते हैं, टीवी लगा के चले गए, क्या होता है बच्चे बच्चे की आदत ही नहीं रहती कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। वो तो अपनी एक दुनिया बना लेता है, कार्टूनिक दुनिया, उसके अंदर रहना शुरू कर देता है। तो ये बच्चे के उसके सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन अभी जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, अगर किसी वीक में मुझे लगे कि उनके सेंसरी इश्यूज बढ़े हुए हैं, लाइक बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हाइपर हुआ हुआ है, गुस्सा कर रहा है, चीजें थ्रो कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, जब मदर से बात करते हैं तो मदर कहती है हाँ जी आजकल 4 से 5 घंटा मैं इसको, मतलब स्क्रीन टाइम है। तो आप सोचें कि वो चीजें सेंसरी इश्यूज को बढ़ा देती हैं।
तो सेंसरी इश्यूज जब बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के ग्रॉस फाइन मोटर लाइक उसकी पूरी डे की जो रूटीन है ना वो खराब होती है। सेकंड चीज जो मैं इधर मेंशन करना चाहूंगी कि ऑटिज्म में जहाँ स्क्रीन टाइम आपके सेंसरी इश्यूज को बढ़ाता है वहां पर स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके बच्चे का स्लीप टाइम जो है ना, नाइट का जो स्लीप टाइम है दैट शुड बी मतलब टाइम पे हो, मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए। उसमें डिस्टर्बेंस होगी तो उसके सेंसरी इश्यूज बढ़ेंगे। ये तो आपने बहुत सही बात की है। एंड जब बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो ऑलरेडी हम भी अगर रात को स्क्रीन देख रहे हो तो नींद उड़ जाती है। सो उड़ बच्चे जाती तो, है बिल्कुल। हाँ जी, ग्रोथ के लिए तो नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये तो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे अब इससे याद आया, जहन में आ रहा है, क्योंकि इट्स सच अमेजिंग टॉपिक कि मेरे जहन में बहुत सवाल आ रहे हैं। हाँ श्योर यू फीडिंग, कैन हाँ आस्क। जी, फीडिंग विद स्क्रीन कितना अफेक्ट करती है? अक्सर अब इसमें मैं यही कहूंगी कि अक्सर बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ रहा होता है कि बच्चा खाने में बहुत टाइम लगाता है, बाज़-औक़ात 1 घंटा लगा देता है, तो हम 1 घंटा ही उसको स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल लगा के दिया होता है और उसके साथ वो खा लेते हैं। जैसे ही हम मोबाइल को हटाते हैं तो बच्चा खाना छोड़ देता है। तो ये बहुत ही गलत हैबिट है। पहली बात तो देखें, हम खुद अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं, ठीक है? हम पहली चीज़ तो ये कि आप कोई एक्टिविटी सामने रख लो, कोई उसका फ़ेवरेट टॉय रख लें, उसके साथ भी हम उसको खिला सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को डिस्करेज करूँगी कि आप मोबाइल शुरू से ही बच्चे को आदत ना डालें। और हाँ, अगर आपने इतनी आदत डाल दी है कि वो बच्चा बिल्कुल उसके बगैर खाना नहीं खा रहा, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली उस टाइम को कम करना शुरू करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर दें। असल चीज़ मैं आपको बताऊँ मिसबा, हमारे पेरेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि बच्चे के रोने की वज़ह से ना मोबाइल पकड़ा देते हैं, ठीक है? आई थिंक पेरेंट्स को ये चीज़ लर्न करनी चाहिए कि हमें बच्चे को डाइवर्ट करना कैसे है। हमें उसका अल्टरनेटिव कोई और एक्टिविटी जो उसकी फेवरेट एक्टिविटी है, आप वो अपने पास रखें। अगर एक एक्टिविटी से बच्चा नहीं बहल रहा, आप दूसरी उससे दे दें, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम को कम करें। हाँ जी, क्योंकि इट्स अ पॉइजन फॉर आवर सोसाइटी। सोशलाइज बिल्कुल, नहीं करेंगे अपने, और उनके लिए बबल में जाना इजी है, इट्स इजी फॉर देम, क्योंकि उन्होंने कोई बिल्कुल, इंटरेक्ट नहीं करना, कोई चैलेंज नहीं फेस करना, तो जाहिर सी बात है। और ये तो हम वर्स बिल्कुल, कर रहे हैं। अगर एक टिपिकल बच्चा 40 मिनट्स देख भी ले, उसे नुकसान नहीं होगा। मैं कहती हूँ ए टिपिकल बच्चे का तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसके बिल्कुल, लिए तो ये एक सेकंड के लिए भी इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। सॉरी फॉर बीइंग बिल्कुल, हार्श टू पेरेंट्स, बट स्क्रीन टाइम में, क्योंकि आई हैव फेस माई सेल्फ कि मेरे बेटे में बिल्कुल, बहुत रिग्रेशन आ गया था। सो इट्स अ बिल्कुल। थिंग। और अच्छा, कैसे इंडिपेंडेंट करती है डेली लिविंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कैसे एक्टिविटीज आप बनाते हैं कि इंडिपेंडेंट करती है लोगों को? देखिए मिसबा, जब हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की बात करते हैं तो उसमें बच्चे का खाना पीना, ठीक है, उसका बात लेना, टॉयलेट ट्रेनिंग, इसके अलावा ड्रेसिंग, राइटिंग, ये सब कुछ उसकी डेली टास्क में आ जाती हैं, ठीक है। जब हम फीडिंग की बात करते हैं ना, खाने पीने की बात करते हैं, अब मैं इसमें बात करूंगी वो बच्चे जिनमें हैंड में वीकनेस है, ठीक है, उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि जी बच्चे से स्पून नहीं पकड़ा जा रहा है इसलिए हम खुद खिला देते हैं, ठीक है। वो कोशिश ही नहीं करते कि उसे इंडिपेंडेंट किया जाए। तो ऐसे केस में मैं ये करती हूँ, जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, हम ये करते हैं कि उनके जो कटलरी है, स्पून है, उसे मॉडिफाई कर देते हैं, लाइक उनके हैंडल थिक कर देते हैं। जो मोटी चीज़ होती है, थिक चीज़ होती है, उसे पकड़ना आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप थिन चीज़ को पकड़ें। जी। आप जब स्पून को पकड़ा देते हैं तो वो पकड़ के खाना, थिक हैंडल वाला स्पून, वो उसके लिए इजी हो जाता है। फिर सीपी में अगर बच्चे की फॉर एग्जांपल कि जो आपका बच्चा है उसकी पामर ग्रिप भी नहीं डेवलप हुई, ही जस्ट हैव हिज हैंड लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक एडेप्टेशन के साथ एक स्ट्रैप बना देते हैं जिसमें स्पून फिक्स हो जाता है, बच्चा यूं लेकर गया और यूं, ठीक है। ठीक है। तो ये हम बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं उसके खाने पीने की चीज़ों को। प्लेट अगर एक हाथ में वीकनेस है और एक हाथ से वो खा रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप राइस ले रहे हैं, प्लेट थोड़ा सा आगे की साइड चला जाता है, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि प्लेट गार्ड्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेट अपनी जगह पर रहता है और बच्चा इजीली खा सकता है। ठीक है? तो ये वाली हम जैसे फीडिंग एडेप्टेशंस हैं, ये हम कर लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्प्लिंट टाइप की चीज़ें होती हैं जो हम डिज़ाइन कर लेते हैं, जिन बच्चों में एल्बो वो रेज़ नहीं कर सकते, तो एल्बो को सपोर्ट करने के लिए एल्बो के नीचे रख दी जाती है, जिसके थ्रू वो उठा के आराम से खा लेते हैं। ठीक है? इसी तरह से टॉयलेट में टॉयलेट सीट जो है उस पे फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे होते हैं, मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल, सम टाइम डर होता है कि गिर ना जाएं। जी, ठीक जी, है? जी। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, कि हम साइड्स पर ग्रैब रेल्स लगा देते हैं, जिनको पकड़ना आसान हो जाता है और वो अपने आप को सेफ फील कर रहे होते हैं। ठीक है? तो इस वॉशरूम में छोटी-छोटी होम मॉडिफिकेशन कर दी, हैंडल्स लगा दिए, जिसके थ्रू उसे किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं होगी और वो खुद से कर सकेंगे। ठीक है? फिर इसी तरह से हम आ जाते हैं जो है ड्रेसिंग में पहले तो हमारा जब हम फाइन मोटर स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं, तो हम साथ बटनिंग, लेसिंग, इन सब चीज़ों की बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि वो अपना वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि अभी स्ट्रेंथ मज़ीद नहीं बढ़ेगी, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लाइक बटन्स की बजाय वेलक्रो लगा देते हैं, जिनको बंद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ज़िप के साथ राउंडेड हुक लगा दिया जाता है, जिसमें सिर्फ़ जस्ट आपने डाली और पुल कर लिया। ठीक है? जी। लाइक छोटी-छोटी मॉडिफिकेशन से हम उनकी ड्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग स्टिक्स हैं, जो हम खुद भी बना सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल हैं। उनके थ्रू कपड़े पहनना और उतारना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। फिर जैसे हम हैंड ग्रिप की बात करते हैं या राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, अक्सर बच्चों में वही प्रॉब्लम आता है कि जी पेंसिल पिंच ग्रिप वीक होती है, अच्छा। पेंसिल पे प्रेशर नहीं आ रहा, फिर टीचर कह रहे होते हैं बच्चे और पेरेंट्स कहते हैं कि जी बच्चे की राइटिंग ठीक नहीं है। तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि हम ग्रिपर्स, एक तो हम फाइन मोटर एक्टिविटीज पर तो काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन साथ हम क्या करेंगे कि उनको ग्रिप पर डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन कर देंगे, पेन अडेप्टेशन, जिसके थ्रू उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है? तो इसके अलावा जो हम काम कर रहे होते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग जो हर पेरेंट को होता है कि जी बच्चा अभी तक पैम्पर यूज़ कर रहा है, तो उसमें भी पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, टाइमिंग किस तरह से रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें गाइड करनी पड़ती है पेरेंट्स को और बच्चे बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, इसमें बस थोड़ी-सी एफर्ट चाहिए होती है। जी। अच्छा, मुझे एक बार डायपर ट्रेनिंग से ही याद आया, क्या अगर आप एक टिपिकल बच्चे को टाइमली पॉटी ट्रेन ना कराएँ, तो क्या उसमें कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ या कुछ आ सकता है? अ, देखो आई थिंक उसमें डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमें जो एक टाइम है ना टॉयलेट ट्रेनिंग का, उस जी, पर अगर हम शुरू कर दें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स सवाल करते हैं कि कब टॉयलेट ट्रेनिंग की कौन-सी सूटेबल एज है, जी, ठीक है? तो आई थिंक उसमें देखें, आपने पहले तो ये देखना है कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी भी है या नहीं है। जी, वो आपको कैसे पता चलेगा क्या वो आपकी कमांड फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या उसका ब्लैडर कंट्रोल है या नहीं है? जैसे आप बच्चे को पैम्पर करते हैं, अगर 2-3 घंटे तक उसके पैम्पर जो है वो ड्राई रहता है, इट्स मीन कि उसका ब्लैडर कंट्रोल आ रहा है, ठीक है? तो ये कुछ साइन हैं, जिनके थ्रू आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका बच्चा अब रेडी हो गया है और आप उस पे काम कर सकते हैं, दैट्स अ ठीक है? रियली, मतलब हमें नहीं एज़ अ पेरेंट पता बिल्कुल। चलेगा, तो दैट्स अ रियली गुड इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है। जी, थैंक यू सो मच। आप बोल रही थी, मैंने बीच में काट दिया, सो सॉरी। नहीं, नहीं, बस मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है जो हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि विदिन अ वीक वो टॉयलेट ट्रेन्ड हो जाते हैं। सिर्फ़ मदर की 1 वीक की एक अच्छी-सी स्ट्रगल चाहिए होती है और उसके बाद अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। दैट्स सो ग्रेट। और ट्रस्ट मी, इतना मज़ा आ रहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा ख़त्म करने को, बट टाइम की लिमिट एंड सारी चीज़ें हमने भी नज़र रखनी होती है। आप
पहले तो अपने फेलो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं अपने फेलो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को यही कहूँगी कि इस फील्ड के लिए काम करें, नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, जो जैसे अब हम लोग यहाँ पर आईपीडी में भी काम कर रहे हैं, ओपीडी में भी काम कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सिर्फ एक एरिया तक महदूद ना रखें। इसमें वास्ट फील्ड है, हर एरिया में अपने आप को मनवाएं, कोशिश करें। पीड्स में, एनआईसीयूज में करें, नेफ्रोलॉजी में करें, डिफरेंट हमारे पास हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन सब में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमें खुद अपनी जगह बनानी है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अभी उस तरह लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हम ही वो लोग हैं जो लोगों में इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो उजागर करेंगे। तो इट्स मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ आपको अपना रोल नज़र आता है, प्लीज़ ट्राई करें कि उसमें अपने आप को मनवाएं। जी, और गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि हम स्पेशल नीड्स के लोगों को, ठीक है घर में हमने करा दिया सारी चीज़ें, गवर्नमेंट जैसे मोटरवे में जाते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे लोगों को, स्पेशल नीड्स के लोगों को चीज़ें अवेलेबल हो, इजी थोड़ी सी उनकी लाइफ हो जाए, तो क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगी? देखिए गवर्नमेंट पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेटअप में स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए उस तरह काम नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। हमारे पास इस तरह से ऑटिज्म का एक काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि हमारे पास शिफा में आ रही है, और हम देखते हैं कि बाद ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हॉस्पिटल सेटअप्स में गवर्नमेंट को जो है ना मतलब इन एरियाज़ को ऑटिज्म पे स्पेशली काफ़ी काम की ज़रूरत है कि वो इस पर कुछ ऐसे सेटअप स्टार्ट करें जिसमें ऑटिज्म पर काम हो। इसके अलावा जो हमारे जितने भी बच्चों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ में ट्रेनिंग्स आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए जिसमें पता हो कि इनके साथ क्या काम करना है। तो आई थिंक इस टाइप के जो पब्लिक प्लेसेस है स्पेशली वहाँ पर भी हमें इन बच्चों के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ करना चाहिए। कि आपने अक्सर देखा होगा कि मॉल्स में जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बहुत हाइपर हो जाते हैं या बहुत रोना शुरू कर देते हैं, या तो साउंड्स उन्हें बॉदर कर रही हैं। तो कुछ ऐसा क्वाइट एरियाज भी होना चाहिए किसी बड़े मॉल्स में जहाँ पे ये बच्चे आराम से अपना टाइम गुजार सकें। दैट्स अ रियली गुड थिंग। अच्छा, अब ये है पेरेंट्स की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन टीचर्स, बिकॉज वो हमारे रूहानी माँ बाप हैं, उनके लिए एग्जैक्टली। क्या है कि वो लेके इंक्लूसिवली लेके चलें? क्या ऐसी चीजें टीचर्स को क्या हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे सिखा सकते हैं कि दे शुड नो? हम्म। जी। देखिए मिसबा, स्कूल सेटअप में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और अनलकीली हमारे टीचर्स को अभी तक आइडिया नहीं है कि ये सर्विस उनको कितना फ़ायदा दे सकती है। होता ये है कि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है जी, पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि जी टीचर कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा क्लासरूम में बैठता नहीं है, ठीक है। बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है, चीज़ें उठा कर फेंक रहा है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में आई थिंक पहली बात तो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में रहती हूँ, कोशिश करती हूँ, या पेरेंट्स को मैं गाइड कर देती हूँ कि आप टीचर्स को ये सजेशन दें कि आप इस तरह से बच्चे को बैठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दूंगी। अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है, क्लास में नहीं बैठ रहा, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं टीचर्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़े से टाइम के लिए आफ्टर वन पीरियड बच्चे को सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दें। स्कूल में अगर कोई स्टेयर्स हैं तो उस पर 2-3 चक्कर उनके लगवा दें और उसके बाद लाके आप क्लास में बिठाएं। वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपकी बात सुनेगा भी और लर्न भी करेगा, ठीक है। तो उनकी जो सेंसरी नीड्स हैं या उनकी जो बच्चे की जो जिन चीज़ों की वो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करें। तो आई थिंक क्लासरूम सेटअप उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ना कि एक बर्डन बन के उनके ऊपर हो कि वो बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं जी क्लास में, रोते-पीटते जा रहे हैं। तो ये चीज़ खत्म हो जाए। हाँ, और मैं खुद ये भी समझती हूँ कि स्कूल शुड बी मोर फन, मोर प्ले बेस्ड, ताकि बच्चे की लर्निंग ज्यादा बेहतर लर्निंग। होती है। एंड जैसे आजकल बहुत सारे स्कूल्स अपना मॉडल चेंज कर रहे हैं, सो सब पॉजिटिव एक्सपेक्ट, बट अच्छा, बाहर अक्सर
बाहर अक्सर मिसबा ऐसे सेटअप होते हैं, क्लासरूम सेटअप, जहाँ पे अगर आप स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ एक छोटा सा केबिन बना दिया जाता है जी, क्लास के साइड पर या उस कॉरिडोर में किसी भी जगह पे जो उनको सूट करे, जिसे कामिंग रूम कहा जाता है। जो बच्चा हाइपर हो रहा होता है, थोड़ी देर के लिए कामिंग रूम में उसको टाइम आउट दे दिया जाता है। जी। उसके बाद बच्चा वहाँ से रिलैक्स होकर आ रहे होते हैं। तो आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्कूल सेटअप में हम कुछ इस टाइप की भी न्यू चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं, उनका भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। दैट्स सो ग्रेट एंड अगर इस तरह से हम सोचने लग जाए तो शायद हमारी बहुत ही कम पॉपुलेशन है जिन्हें स्पेशल स्कूल जाना पड़े एंड वो इंक्लूसिव स्कूल सेटअप में ही एक फंक्शनल जिंदगी गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, और ये पॉसिबल होता है। मिसबा हमारे यहाँ काफी कई बच्चे ऐसे हमारे पास आए हैं जो स्पेक्ट्रम पर थे, बट दे आर गोइंग इन अ नॉर्मल स्कूल और दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को इतना प्रिपेयर करें, इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो नॉर्मल स्कूल्स में जाना स्टार्ट हो जाएं। और वही इसमें मैं वही कहूंगी कि इट्स अ टीम वर्क। यस, इट्स अ ये टीम। हम जैसे शिफा में काम कर रहे हैं, तो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, एबीए थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट सब एक मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है। हमें जो प्रॉब्लम नजर आता है हम सब मिल के उसको डिस्कस करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स, टीचर, थेरेपिस्ट सब एक एक दूसरे से मिल के काम करें, तो वो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। जी, एंड बेहतरी आएगी एंड आई थिंक हर स्कूल में देयर शुड बी अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यस। ताकि रिक्वायर्ड हो और एक ही प्लेटफॉर्म में जिधर वो जा रहे हैं वहीं पे उन पे काम हो जाए और मेरे पेरेंट्स को भी सुकून मिले इस तरह ना हो कि शाम को वो लेके जा रहे हैं एंड वो थेरेपीज के लिए लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। सो पेरेंट्स को मैसेज दें आप कुछ। मिसबा मैं आपको यहाँ पर पेरेंट्स को यही कहूँगी कि जो आपके बच्चे हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं जल्द से जल्द उन्हें उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अक्सर मैंने पेरेंट्स में ये चीज़ देखा है कि उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है व्हेन दे कम टू नो कि उनके बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पर है या कोई इस टाइप का प्रॉब्लम है। पहले 6 माह तो हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग में लग जाते हैं कि वो डिनाइल फेज से निकलें। जी, तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि जो बच्चे का प्रॉब्लम है ना, उसे लेबल मत करो। जी, उसे ये ना कहो कि ऑटिज्म है तो बस सब दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। मेरे पास जितने पेरेंट्स आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि इसे एक प्रॉब्लम्स को डील करो, जी, लेबल की तरफ मत देखो। आपके बच्चे के जो प्रॉब्लम्स है ना, साइन सिम्टम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि बैठ के उस पर रो। हाँ जी, और जैसे हम जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो ऑटिज्म के बच्चों को या फिर जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जो बच्चे आते हैं उनको जो हम होम प्लान देते हैं या सेंसरी डाइट प्लान देते हैं, तो उसको जो कोशिश करें कि जितना रिलीजियसली वो उस पे फॉलो करेंगे, उनके बच्चों में उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इट्स अ ट्राइएंगल बिटवीन चाइल्ड, थेरेपिस्ट एंड फैमिली। यस अगर ये एंड कंप्लीट होम होगी प्लान में तो इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। एंड होम प्लान्स में काम किया करें हमें तो रिपोर्ट्स ही नहीं मिल रही होती कि आपने क्या काम किया तो प्लीज होम प्लान्स में काम किया करें। बिल्कुल, अगर वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए, तो वो खाली हम लोग नहीं कर सकते, हम सब ने मिलके काम करना है। और जो पेरेंट्स करते हैं, उनके बच्चे वाक़ई मैं आपको मिसबा बताऊँगी कि दे वो नज़र आते हैं, इम्प्रूवमेंट उनमें पता चलती है। और पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा थेरेपिस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। और हमारी यहाँ शिफा में जो सबसे अच्छी बात है कि हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं अपने साथ सब चीज़ों में। और आई थिंक अब तो हमारे आधे से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो थेरेपिस्ट बन चुके हैं। जी, अक्सर ये होता है कि हम पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं। सो दैट्स अ एग्जैक्टली। वेरी ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट मैसेज। बड़ा मुझे मज़ा आया एंड आपको मैं बार-बार अब तंग करती रहूँगी बिकॉज़ दरिया को हमने कूज़े में बंद करने की कोशिश की है बट इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड और इसमें हमें एक-एक हर चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। सो थैंक यू बिल्कुल। सो मच आप आई हैं हमारे शो में। इट्स एन थैंक ऑनर यू। and happy occupational day to you and you're doing थैंक यू a सो great मच। job. Great job. Thank थैंक यू मिसबा, सो नाइस ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी। you. अल्लाह हाफिज। Hafiz.